हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, किसी भी राजभाषा अधिकारी की परीक्षा क्यों ना हो, हर तरह की परीक्षा में पारिभाषिक शब्दों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। पारिभाषिक शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में टेक्निकल टर्म्स कहते हैं और टेक्निकल टर्म्स जो पूछे जाते हैं परीक्षा में वो अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं और साथ ही साथ अनुवाद जो पूछे जाते हैं, अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों का काफ़ी प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इस कारण से यदि आपके पास पारिभाषिक शब्दों का काफ़ी बड़ा भंडार है, यदि छोटा भंडार है, तो आप प्रयत्न ज़रूर करिए कि आप इस भंडार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अंक सुनिश्चित कर सकें इस तरह के परीक्षा में। फ्रेंड, अब पारिभाषिक शब्द होता क्या है? पारिभाषिक शब्द दरअसल किसी विशेष क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं और ऐसे शब्द मान्यता प्राप्त होते हैं। ऐसे शब्द विधि के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। फ्रेंड, इसको लर्न करने के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी शब्द है, कोई भी मूल शब्द यदि हम लोग देखते हैं तो मूल शब्द जो होता है उसके कई तरह के पर्याय हम लोग देखते हैं, अर्थात पर्यायवाची शब्द कई हो सकते हैं। लेकिन पारिभाषिक शब्दों के सेंस में यदि हम लोग लेकर के चलते हैं तो पारिभाषिक शब्द किसी भी मूल दिए गए मूल शब्द का कोई एक ऐसा शब्द होता है जो मान्यता प्राप्त होता है। आपको लगेगा परीक्षा में कि जो मूल शब्द हम देख पा रहे हैं उसके कई अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस तो बने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहला ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, तीसरा विकल्प भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द है वह किसी विशेष क्षेत्र में जो उसका लक्ष्य भाषा में रूपांतरण होना चाहिए, जो मान्यता प्राप्त रूपांतरण है, उसी रूपांतरण पर आपको पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है और इस तरह के प्रश्नों को आपको हल करना है। यदि दो होंगे मूल शब्द का आपको रूपांतरण विकल्पों में, तब वहाँ पर दिया भी रहेगा कि पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को हल करते समय में थोड़ा सावधानी बरतना है और तभी आप इस तरह के प्रश्न को अच्छी तरह से, काफ़ी सटीकता से आप हल कर सकते हैं यदि आप पारिभाषिक शब्दों के भंडार को काफ़ी बड़ा किए हुए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड बात करते हैं इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग राजभाषा अधिकारी की परीक्षा में जो शब्द पूछे गए हैं अभी तक, उसमें से कुछ शब्दों को, पारिभाषिक शब्दों को ले करके चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह के शब्द, पारिभाषिक शब्द पूछे गए थे। और हम लोग साथ ही साथ यह भी करते चले जाएंगे कि जो भी विकल्प हम लोग देखेंगे स्क्रीन पर, उन सभी विकल्पों का भी हम लोग पर्याय लेते चलेंगे। आप क्या करिए, आज के सेशन के लिए आप अपना नोटबुक तैयार रखिए और नोट्स बना लीजिएगा। पहला जो शब्द है वह आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, निवेदन है। निवेदन के लिए पहला ऑप्शन स्टेटमेंट देख रहे हैं, दूसरा है रिचुअल है, तीसरा है एप्लीकेशन है, चौथा कलेक्शन और पांचवा नन ऑफ दीज है। चलते हैं सबसे पहले विकल्प पर हम लोग ध्यान देते हैं। लेकिन क्या है, विकल्प से पहले यदि आप थोड़ा जो मूल शब्द आप देख पा रहे हैं, निवेदन जो देख पा रहे हैं, इस पर आप थोड़ा विचार कर लेते हैं तो क्या होगा कि विकल्प, सटीक विकल्प तक आप पहुंच सकते हैं। निवेदन मतलब ऐसा लग रहा है कि निवेदन रिक्वेस्ट के सेंस में होना चाहिए और हम लोग निवेदन साधारण अर्थ में निवेदन के लिए हम लोग रिक्वेस्ट या अनुरोध का प्रयोग करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट तो यहाँ पर पांचों ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। तब ऐसा करते हैं कि हम लोग सारे का अर्थ जान लेते हैं
नीचे से यदि चलते हैं, कलेक्शन पर विचार करते हैं, तो कलेक्शन के लिए हम लोग संग्रह शब्द का प्रयोग पाते हैं। एप्लीकेशन की जहाँ तक बात है तो इसका मतलब होता है आवेदन। रिचुअल की यदि बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान। और स्टेटमेंट की यदि बात करते हैं, साधारण अर्थ में स्टेटमेंट का अर्थ होता है वक्तव्य, किंतु विधि के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में स्टेटमेंट हम लोग निवेदन को कहते हैं। ठीक है, इसलिए पहला जो प्रश्न है उसका जो सही विकल्प होगा वह स्टेटमेंट होगा, निवेदन होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण के लिए हम लोग यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर विकल्प देख पा रहे हैं, डिवीज़न देख रहे हैं। तो डिवीज़न यदि हम लोग प्रशासन या विधि के क्षेत्र में देखते हैं तो डिवीज़न का जो अर्थ होता है, हिंदी पर्याय जो होता है वह होता है प्रभाग। ठीक है, प्रभाग याद रखिएगा। किंतु यदि हम लोग साधारण अर्थ की बात करते हैं तो डिवीज़न का अर्थ होता है बंटवारा, होगी बंटवारा। ठीक है, बंटवारा नहीं, बांटने की क्रिया, बंटने की क्रिया है ना, बंटने की क्रिया को हम लोग कहते हैं डिवीज़न। ये तो नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग हटाएंगे। पार्टीशन पर यदि हम लोग विचार करते हैं तो पार्टीशन का जो हिंदी पर्याय होता है वह होता है बंटवारा। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस। ओके, ये हो गया बंटवारा। नोमेनक्लेचर, यह एक विज्ञान पर आधारित पारिभाषिक शब्द है। नोमेनक्लेचर को हम लोग कहते हैं नामकरण। ठीक है, नामकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण होता है। दरअसल अब वर्गीकरण के लिए जो सही विकल्प होगा वह क्लासिफिकेशन ही होगा। हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी जान लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्स, भारत का डाइवर्स कल्चर है, मतलब भारत में विविध तरह की संस्कृतियां हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब इसको हम लोग कहेंगे विविधीकरण। विविधीकरण को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। ओके, हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? विविधीकरण। देखिएगा, अभी हम लोग विविधीकरण पर बात कर रहे थे, यहाँ तीसरा जो हम लोग प्रश्न देख पा रहे हैं वह दरअसल विविधीकरण ही है। और विविधीकरण के लिए हम लोग अभी तुरंत बात किए हुए थे डाइवर्सिफिकेशन। सी हम लोगों का यहाँ पर सही विकल्प होगा। हालांकि अन्य जो विकल्प है उसके बारे में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। वेरिएंस, ये वैरी से आया हुआ है। वैरी का मतलब क्या होता है? बदलना, है ना। वैरी बदलना, परिवर्तन होना। और वेरिएशन, वेरिएंस यदि हम लोग कहते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का जो जाएगा मीनिंग वह हो जाएगा वेरिएंस मतलब बदलाव, है ना। आगे देखिएगा, वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन जो शब्द है इसका मतलब हो जाता है आपका पुष्टिकरण, है ना। पुष्टिकरण हो सकता है आपका, सत्यापन भी दिया जा सकता है। सत्यापन है, पुष्टिकरण है, या संपुष्टि भी कह सकते हैं, संपुष्टि। ओके, कोरोबोरेशन, अंग्रेजी वेरिफिकेशन के लिए हम लोग कोरोबोरेशन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। सत्यापन के लिए जनरली जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह है अटेस्टेशन। याद रखिएगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक दूसरे से जोड़ करके कॉम्पैरेटिव तरीके से स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं शब्दों को, तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो वेरिफिकेशन का हम लोग पुष्टिकरण, संपुष्टि शब्द का प्रयोग करेंगे। हालांकि सत्यापन भी होता है, लेकिन सत्यापन के लिए जो मुख्य जो इसका अंग्रेजी पर्याय जो होता है वह अटेस्टेशन होता है। ओके, यदि नहीं रहे आपका सत्यापन, पुष्टिकरण नहीं हो, संपुष्टि नहीं हो, सत्यापन हो, तो वेरिफिकेशन के लिए सत्यापन विकल्प आप सही लगाइएगा। डाइवर्सिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। डिफ्रेंशिएशन को हम लोग कहते हैं, ये भी तो डिफ्रेंशिएट मतलब क्या होता है? विभेदित करना। और डिफ्रेंशिएशन, विभेदीकरण, ये हो गया यहाँ पर,
है ना। और भी इसके मीनिंग हो सकते हैं, जैसे भिन्नता हो गया, अवकलन भी कह सकते हैं हम लोग, अवकलन, डिफ्रेंसिएशन। ओके, अब चलते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है? प्रसंविदा। संविदा, प्रसंविदा दोनों ही शब्द अलग अलग है। प्रसंविदा की यहाँ पर बात किया जा रहा है। चलते हैं हम लोग एक एक शब्द पर यहाँ पर बात करते हैं। टेंडर की यदि बात करते हैं तो देखिएगा, टेंडर अगर हम लोग साधारण तरीके से लें तो टेंडर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है नाजुक, जैसे टेंडर लीव्स मतलब नाजुक पत्तियाँ। जैसे पतझड़ के बाद जब बसंत आता है तब टेंडर लीव्स पेड़ों पर हम लोग देखते हैं, लेकिन यह एक विशेषण है और प्रसंविदा यहाँ पर नाउन है, और उस सेंस में तो आपको इसे पर लेना नहीं है। टेंडर का जो अर्थ होता है प्रशासनिक क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, वह होता है आपका संविदा, है ना, सॉरी निविदा होता है, निविदा, ठीक है, निविदा हो गया। और कॉवेनेंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो कॉवेनेंट दरअसल इसका मतलब वही होता है जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। कॉवेनेंट को हम लोग प्रसंविदा कहते हैं। इसे हम लोग शपथ पत्र भी कहते हैं। इसे हम लोग एक करार भी कह सकते हैं, जैसे मानवों और ईश्वर के बीच में जो जो शपथ पत्र जो लिया जाता है, ऐसा शपथ जो ईश्वर को साक्षी मान करके लिया जाता है तो उसे हम लोग कॉवेनेंट कहते हैं, ठीक है। ये करार भी कहला सकता है कॉवेनेंट। तो प्रसंविदा के लिए यहाँ पर कॉवेनेंट सही विकल्प है। कैविट की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, कैविट को हम लोग चेतावनी कहेंगे, कॉशन कहेंगे, ठीक है, चेतावनी। रैमिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो रैमिफिकेशन दरअसल इसका अर्थ होता है जटिलता, जटिलता। जैसे कि इस केस में काफ़ी रैमिफिकेशंस है। और रैटिफिकेशन दरअसल इसका मतलब होता है संपुष्टि, पुष्टि, ठीक है, संपुष्टि, रैटिफाई। कोरोबोरेशन भी कहला सकता है संपुष्टि। क्लियर हुआ? तो यहाँ आपको याद रखना है, प्रसंविदा के लिए हम लोग कॉवेनेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे देखते हैं व्यापक। व्यापक के लिए भी यहाँ पर शब्द तो साधारण यहाँ दिख रहा है, लेकिन देखिए एक्सटेंसिव का भी मतलब आपको दिखेगा डिक्शनरी में। व्यापक, इंटेंसिव का भी मतलब व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव का भी मतलब व्यापक। और वेट तो यहाँ अलग हो गया, इसका अर्थ हो जाएगा चौड़ाई। लॉन्ग साइटेडनेस का अर्थ हो जाता है दूरदृष्टि। ये दो को तो हम लोग हटाएंगे यहाँ से, इन तीन पर हम लोग विचार करते हैं। व्यापक, एक्सटेंसिव दरअसल यह शब्द हम लोग का क्वांटिटी नहीं तो साइज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और चूँकि विधि और प्रशासन के क्षेत्र में हम लोग व्यापक के लिए एक्सटेंसिव शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। इंटेंसिव की जहाँ तक बात है तब इसका मतलब होता है इन डेप्थ। इसका अर्थ होता है गहराई से किया गया। जैसे कि उसको विधि के क्षेत्र से संबंधित इंटेंसिव ज्ञान है, अर्थात काफ़ी व्यापक ज्ञान है। किसी विशेष क्षेत्र में यदि आपका ज्ञान काफ़ी गहरा होता है तब वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कॉम्प्रिहेंसिव का जो अर्थ होता है वह इन दोनों से ज़्यादा बड़ा होता है। इसका जो स्कोप है वे थोड़ा ज़्यादा है। इसमें अलग अलग क्षेत्र के भी ज्ञान आ जाते हैं और साथ ही साथ उस पर डीप नॉलेज भी आ जाता है। इन डेप्थ ज्ञान की भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। कहा जाए तो व्यापक के लिए हम लोग यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव शब्द को यहाँ पर ज़्यादा सटीक समझेंगे और यहाँ आपका ऑप्शन कॉम्प्रिहेंसिव होगा।
ठीक है, सही ऑप्शन। आगे हम लोग देखते हैं औचित्य। औचित्य मतलब जस्टिफाइबल, डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी, इम्पोर्टेंस या राइचियसनेस। चलते हैं एक एक कर हम लोग अर्थ लेना प्रारंभ करते हैं। जस्टिफाइबल, जस्टिफाई मतलब क्या होता है? औचित्य, औचित्य ठहराना, न्यायोचित ठहराना, न्यायोचित ठहराना, न्याय संगत समझना, जस्टिफाई ओके कहेंगे। तो यहाँ पर जस्टिफाइबल जो है ना औचित्य, इसके लिए यहाँ पर सही विकल्प हम लोग देख पा रहे हैं। आंसर तो हम लोगों का पहला ही होगा। डिसिप्लिन की यदि हम लोग बात करते हैं तब इसका अर्थ हम लोग पाएंगे अनुशासन से भरा हुआ। डिसिप्लिन मतलब अनुशासित, ठीक है, अनुशासित को हम लोग कहेंगे डिसिप्लिन्ड। और डिसिप्लिनरी का मतलब होता है अनुशासनात्मक। ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिसिप्लिन शब्द हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन एक हो गया अनुशासित तो दूसरा हो गया अनुशासनात्मक। डिसिप्लिनरी एक्शंस टेकन अगेंस्ट हिम। ओके, डिसिप्लिन, वी शुड ऑल बी डिसिप्लिन्ड। इम्पोर्टेंस की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है महत्व। और राइचियसनेस, दरअसल राइचियसनेस एक दार्शनिक शब्द है और इसका अर्थ हो जाता है पुण्य, या हम लोग कहेंगे धार्मिकता, धार्मिकता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पांचों शब्दों के बारे में जाना। आगे हम लोग देखते हैं उपचित को। उपचित के लिए यहाँ कौन सा शब्द होगा? यहाँ पर हम लोग 5 शब्द अलग अलग देख पा रहे हैं। एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। एडिड का मतलब होता है वर्धित, बढ़ा हुआ, वर्धित। और वैल्यू एडेड का मतलब होता है मूल्य वर्धित, ठीक है, मूल्य वर्धित। और अक्रूड की जहाँ तक बात हम लोग करते हैं तो इसका मतलब होता है उपचित। ओके, उपचित या उपार्जन, उपार्जित, उपार्जित कहेंगे, उपार्जित, ठीक है। ये अर्निंग के सेंस में इस शब्द का बहुधा प्रयोग हम लोग देखते हैं। अक्रूड, अक्रूड अमाउंट ऑफ मनी उसने इस बार सैलरी के रूप में प्राप्त किया। इस तरह से हम लोग वाक्य बना सकते हैं। कलेक्टेड का तो मतलब हम लोग जानते ही है, कलेक्टेड मतलब संग्रह किया गया, कलेक्टेड। ओके, अब हम लोग 8वां पर विचार करते हैं और यहाँ पर उपचित के लिए जो सही उत्तर होगा वह अक्रूड होगा, उपचित, ठीक है। 8वां देखते हैं क्या है। 8वां परिशोधन। परिशोधन और शोधन दोनों में अंतर होता है। रिफाइनमेंट हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन देखिएगा विधि के क्षेत्र में हम लोगों को या प्रशासन के क्षेत्र में परिशोधन शब्द को लेना है। रिफाइनमेंट परिशोधन तो होता है, प्यूरिफिकेशन का मतलब शोधन होता है, ठीक है, लेकिन रिफाइनमेंट हम लोग यहाँ पर नहीं प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग रिवीजन शब्द का प्रयोग करेंगे। परिशोधन, जैसे कि इस किताब का परिशोधन किया गया है ना, रिवीजन किया गया, रिवाइज्ड एडिशन है यह, परिशोधित यह संकलन है, संस्करण है, ठीक है। एमेलियोरेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तब इसका अर्थ हो जाता है सुधार। जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड वर्क फॉर द अमेलियोरेशन ऑफ द पुअर, गरीबों के उत्थान के लिए। अमेलियोरेशन का मतलब उत्थान हो सकता है, उत्थान, ओके। और सुधार भी हम लोग ले सकते हैं, सुधार। प्योरिटी की यदि हम लोग बात करते हैं तब इसका हिंदी पर्याय होता है शुद्धता, ओके, शुद्धता। आगे हम लोग लेकर के चलते हैं संविदा। संविदा के बारे में हम लोग पूर्व में ही बात कर चुके हैं। संविदा और पहला हम लोग जो टेंडर देख रहे हैं, टेंडर के लिए हम लोग जो हिंदी शब्द प्रयोग करते हैं वह होता है निविदा, ठीक है, निविदा सूचना। टेंडर टेंडर इंफॉर्मेशन, टेंडर नोटिस हम लोग देखते हैं, है ना,
निविदा सूचना, टेंडर नोटिस, हम लोग अखबारों में देखते हैं कि फलाने चीज़ के लिए निविदा सूचना निकाला गया है, निर्गत किया गया है। वो टेंडर मतलब निविदा। अग्रीमेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं सहमति, करार, समझौता। ओके। कोरोबोरेशन का मतलब होता है संपुष्टि या पुष्टि। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संविदा होता है। ओके, संविदा, या इसे हम लोग कहते हैं अनुबंध भी। जैसे उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर कार्य प्राप्त हुआ, नौकरी प्राप्त हुई, तब कहेंगे ही हैज़ गॉट अ जॉब ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। अनुबंधात्मक, कॉन्ट्रैक्चुअल यदि हम लोग लेते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा अनुबंधात्मक। और कैविड जो हुआ, इसका अर्थ हुआ हिंदी में इसको हम लोग चेतावनी, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, चेतावनी है ना, कैविड, कॉशन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रेषित। प्रेषित मतलब भेजा गया। डिसेमिनेटेड का मतलब हो गया स्प्रेड, फैलाया गया। जैसे कि इस सूचना को किसने फैलाया, हु हैज़ डिसेमिनेटेड दिस पीस ऑफ न्यूज़। ओके, डिसेमिनेट फैलाना होता है, डिसेमिनेटेड मतलब फैलाया गया। एक्सपेंडेड का मतलब भी होता है फैलाया गया, लेकिन यह फिजिकल सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे कि गर्म करने के बाद लोहा एक्सपैंड्स करता है। ठीक है, आयरन एक्सपैंड्स व्हेन हीटेड, ये हो गया। सेंट मतलब प्रेषित, भेजा गया, यह सही यहाँ पर विकल्प होगा। प्रेषित को हम लोग सेंट कहेंगे। कम्युनिकेटेड का मतलब हो गया संप्रेषित, ध्यान दीजिएगा, संप्रेषित, ये संप्रेषित है, संप्रेषित। जैसे हर एक व्यक्ति के पास संप्रेषण कला तो होना ही चाहिए। एवरीबडी शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल। क्लियर। ट्रांसमिटेड को हम लोग कहेंगे संचरित, संचरण जिसका हुआ है, जैसे कि इस न्यूज़ का ट्रांसमिशन हुआ, संचरण हुआ। संचरण अगर हम लोग उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह संज्ञा हो गया, ट्रांसमिटेड विशेषण हो गया। ट्रांसमिटेड का मतलब हो गया संचरित, संचरित। यह बीमारी दरअसल वह छूने से ही ट्रांसमिट हो जाती है, संचरित हो जाती है, फैल जाती है, तो वहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग अधिसूचना। अधिसूचना के लिए हम लोग इसके पहले वाले भी हम लोग वीडियो लेक्चर में जाने थे। अधिसूचना के लिए हम लोग नोटिफिकेशन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यही शब्द यहाँ पर सही है। मैसेज के लिए हम लोग संदेश शब्द का प्रयोग करेंगे, नोटिस के लिए सूचना, और इन्फॉर्मेशन के लिए भी हम लोग सूचना शब्द का प्रयोग करेंगे। कम्युनिकेशन के लिए संप्रेषण शब्द का प्रयोग करेंगे, कम्युनिकेशन, है ना, संप्रेषण शब्द का प्रयोग करें। नहीं तो फिर हम लोग कम्युनिकेशन के लिए हम लोग संचार शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, संचार। तो यहाँ हम लोगों ने पांचों ही शब्दों को काफ़ी विस्तार से विश्लेषण किया। अब हम लोग आगे देखते हैं अद्यतन करना। अद्यतन करना है यहाँ पर, और एनरोल देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं, नॉमिनेट देख रहे हैं, इंक्लूड देख रहे हैं। अद्यतन करना के लिए हम लोग अपडेट शब्द का प्रयोग करेंगे, है ना। एनरोल का मतलब होता है भर्ती करना, नॉमिनेट का मतलब होता है नामित करना, याद रखिएगा, नामित करना। इंक्लूड का मतलब होता है समावेश करना, शामिल करना। ठीक है, शामिल करना, एक्सक्यूज़ मी, शामिल करना। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने 12वां को भी अच्छी तरह से किया। 13वां देखते हैं, अधिसंख्य पद किसको कहेंगे। अधिसंख्य, ज़्यादा, पद, पद के लिए हम लोग पोस्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। डिजिग्नेशन को इस कारण से यहाँ से हटा देंगे। अधिसंख्य के लिए मेजॉरिटी पोस्ट का ही प्रयोग करेंगे। और सरप्लस का मतलब होता है ज़्यादा ही, थोड़ा ज़्यादा ही, जितना ज़रूरत हो उससे ज़्यादा। यहाँ पे अधिसंख्य जाति के लिए हम लोग कौन सा अंग्रेजी पर्याय लेंगे, मेजॉरिटी कास्ट्स। ठीक है, और ओवरवेल्म्ड पोस्ट हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। 14वां क्या है, अधिष्ठापन। अधिष्ठापन
स्थापन, स्थापन के लिए हम लोग इस्टेब्लिशमेंट का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर अधिष्ठापन है, अधिष्ठापन के लिए हम लोग इंस्टॉलेशन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। रीइंस्टेट का मतलब होता है बहाल करना, याद रखिएगा, बहाल करना। जैसे इस तरह के सर्विसेज को रीइंस्टेट किया गया, दिस काइंड्स ऑफ सर्विसेज हैव बीन रीइंस्टेटेड। रिकमेंडेशन के लिए हम लोग सिफारिश शब्द का प्रयोग करेंगे, यही यहाँ पर पारिभाषिक शब्द होगा इसके लिए, सिफारिश। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो पारिभाषिक शब्द पर आधारित प्रश्न है वह है अध्यादेश। अध्यादेश काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अध्यादेश के लिए हम लोग ऑर्डिनेंस शब्द का प्रयोग करेंगे। ऑर्डिनेंस का यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा अंतर है, आप हो सकता है कंफ्यूज्ड हो आई और बिना आई वाले शब्दों को लेकर के। ऑर्डिनेंस का मतलब होता आयुध। आयुध किसको कहते हैं? मतलब जहाँ पर वेपन्स बनाया जाता। ऑर्डिनेंस तोप को कहते हैं, है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हम लोग कहेंगे तोप खाना, नहीं तो आयुध कारखाना। क्लियर हुआ? भारत का आयुध कारखाना डे टू डे काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। तक कहेंगे द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब तीसरा देखिएगा अपील। अपील को हम लोग अपील के ही नाम से जानते हैं। बिल के लिए हम लोग विधेयक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि इन 15 पारिभाषिक शब्दों के अलावा भी आप लोग कई अन्य तरह के शब्दों के बारे में जाना होगा, सीखा होगा, अपने नोट्स अवश्य बनाया होगा।